जज़ाकल्लाह। अभी हमारे पास महाराष्ट्र बॉम्बे से जो हमारे ख़ुसूसी मेहमान हैं इस सेशन के लिए डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब हैं। तो वो रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र के डायरेक्टर भी हैं। तो हम ये चाहिए कि हमसे कुछ इस्तेफ़ादा करें और उनसे वहाँ के हालात जानें और यहाँ हमारे लिए भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है हम देख उसे शेयर करें। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि अभी वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब से गुजारिश है कि वह मुखातिब करें। डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्वालुकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना फ़ीहा मआइश व क़ाल अलम तरौ अन्नल्लाह सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मोहतरम यूसुफ़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम हाज़रीन का कि आपने मौका दिया हैदराबाद आने के लिए। हैदराबाद पहले मेरा बहुत आना जाना हुआ है, मेरा आसिफ नगर से बिजनेस रहा है, लेकिन फिर वो मुनक़ता हो गई चीज़ें। अभी भी कोशिश जारी है। सिकंदराबाद अभी हमारा सेल्समैन आया था कुछ चीज़ों के लिए, तो आपने फ़ोन किया कि आना है, तो मैंने कहा कि चलिए आ जाते हैं, मुलाकात हो जाएगी। ये कुरान की इब्तदाई गुफ्तगू के लिए मैंने 3 आयतें आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाता है कि ज़िंदगी का दार मदार माल पे है। अम्मालुकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम अलैहि क़ियामा। ठीक है, एक जो उलमा की तरफ से गुफ्तगू बार बार आई कि भाई माल और औलाद फितना है, तो फितना क्या चीज़ नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन अल्लाह ताला ने या अल्लाह के रसूल ने उन चीज़ों को जो बरतने का तरीक़ा बताया है, अगर उस हिसाब से करेंगे तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कहा गया है कि औलाद और माल फितना है, तो क्या कभी ये होता है कि नहीं कम बच्चे पैदा करने हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से माल कमाने के ताल्लुक़ से भी कहीं ये नहीं कहा गया है कि कम कमाइए। हाँ, हलाल तरीके से कमाएँ, जायज़ तरीके से कमाएँ। और जो नया फ़लसफ़ा आया, इस्लाम जो देता है वो अखलाक़ी तसव्वुर हयात देता है, और मॉडर्न फ़िलासफ़ी ये कहती है कि नहीं, इंसान जो है ये सिर्फ़ कंज्यूमर हैं। हम उस चीज़ से इत्तेफ़ाक़ नहीं करते हैं कि हम एज़ ए इंसान को सिर्फ़ कंज्यूमर के हिसाब से नहीं देखते हैं, बल्कि उसको इंसान के हिसाब से देखते हैं। जो हमारी ज़रूरियात हैं उसकी तकमील के लिए इंसान को मेहनत करना है, जायज़ तरीके से कमाना है, जायज़ तरीके से ख़र्च करना है। दूसरी जगह कहा वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना फ़ीहा मआइश, ज़मीन बनाया हमने रहने के लिए और तुम्हारी माश की चीज़ें हमने यहाँ पे रखी। जो नया फ़लसफ़ा भी आया है कि भाई अब दुनिया की आबादी इस तरह से बढ़ती जा रही है कि चीज़ें कम होती जाएंगी और फिर आगे मसाइल आने वाले हैं। हम में से, आप में से कौन नहीं जानता है कि जब मैं भी चूँकि एक गाँव से ताल्लुक़ है, किसान हमारे यहाँ भी खेती वगैरह होती है। बचपन में हमने देखा कि जिस ज़मीन में जो है इतने चावल होते थे, अब वहाँ पे इतने चावल पैदा हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो नई नई चीज़ें हमारे जहनों में डालता रहेगा, नए इल्म देता रहेगा, एग्रीकल्चर भी तरक्की करेगी, दूसरी चीज़ें भी तरक्की करेंगी। तो हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम तादाद कम करें इंसानों की, बल्कि हम जो हमारे माश की चीज़ें हैं उसको हम कैसे बढ़ा करें, कैसे आगे करें, वो हमें सोचना है। तीसरी आयत जो मैंने पढ़ी, अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में ये इंसानों के लिए मुसख्खर किया है, तमाम चीज़ें वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए पैदा किया है। वो चरिंद परिंद, आसमान, सितारे, चाँद, जो भी चीज़ें हैं उनसे कैसे फ़ायदा उठाना ये हमें देखना है। जो चीज़ें हमने नहीं की वो दूसरों ने किया, है ना। भाई हुदहुद जो है पैगाम लेके आता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, क्या कुरान ये पैगाम नहीं दिया
कि हम परिंदों की भाषाओं को समझें, उनकी ज़बान को समझें, लेकिन हम में से किसी ने कोशिश नहीं किया। दूसरों ने किया, उस पर फिल्में बन गई। चींटी कहती है कि भाई देखो देखो सुलेमान इस्लाम की फ़ौज आ रही है, कहीं तुमको रौन न दे। लेकिन हम में से किसी को तौफीक नहीं हुई कि भाई चींटियों का क्या है निज़ाम, उनकी ज़िंदगी का सिस्टम क्या है, उसको समझा जाए। कुरान खुद पैगाम दे रहा है, दूसरों ने किया है ना। चींटियों पे कहानियाँ बन रही है, भाई उनके एक राजा होते हैं, रानी होती है, उनका एक सिस्टम होता है, किस तरह से वो अपने आगे की चीज़ों को, बारिश आने वाली होती है उससे पहले पहले सरमाया कर लेती हैं। तो कुरान जगह जगह पे हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ आगाही देता है, बढ़ाता है कि उस पर हमें सोचें, गौर करें। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स महाराष्ट्र में शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस मिकात में तकरीबन 17 स्टेट्स में उसको लॉन्च किया गया। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में अब हम राजा नहीं हैं, ठीक है, हाकिम नहीं हैं, महकूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ऐसे में इंसान को एकजुट होकर और इत्तेहाद के साथ रहना, आपस में मुत्तहिद होकर रहना बहुत बुनियादी काम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी इंसान अगर अपने आप को सिर्फ तरक्की दिला जाए, एक आदमी खुद खाली बड़ा होता चला जाए, तो वो कब तक बड़ा रहेगा इस हिंदुस्तानी समाज में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी बड़े बनें और अपने अहबाब को लेकर आगे बढ़ें। इसलिए नेटवर्किंग काम शुरू किया गया कि जो हमारे दरमियान हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ताजिर, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ग्रुप है 4 लोगों का, 8 लोगों का, एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एक दूसरे के काम क्या है। बार बार मिल रहे हैं। अभी हमने रिफा मुंबई के जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं मिर्ज़ा अफजल बेग साहब, उनके साथ 4-5 लोगों की मीटिंग हुई, जबकि आपस में कई बार मीटिंग हो चुकी हैं और लोग ये नहीं जान रहे थे कि यार इनका बिजनेस क्या है, इनका बिजनेस क्या है। नेटवर्किंग इवेंट से एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लोग जानने लगे हैं कि भाई हमारे अपने अहबाब में कौन किस तजारत से जुड़ा हुआ है। अभी कई लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र किया, जैसे मोहतरम ने HDPE के बारे में बात किया है। मेरी कंपनी जहाँ पे है वहाँ सिर्फ प्लास्टिक वाले ही हैं वसई में, तो उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भाई ने फैब्रिक के बारे में किया, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इंटरनेशनल चीज़ों को देख रहे हैं बिजनेस के, उनका बांग्लादेश से फैब्रिक के बारे में काफ़ी अच्छा काम है। एक मोहतरम ने कुछ वाल वगैरह का जिक्र किया। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जो जमात का एक शोबा है, उसके जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उसी में एक्सपोर्ट में कंसल्टिंग देते हैं, न्यू बॉम्बे में उनका ऑफिस है। दूसरा HDPE के लिए आप इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, जो दाने का काम करते हैं उनके दूसरे भाई की अहमदाबाद में कंपनी है, वो एक्सपोर्ट करते हैं वाल का। तो लोकल लेवल के अलावा नेशनल लेवल पे भी हम इस तरह से हमारी मीटिंगें होती रहेंगी। भी हमने बॉम्बे में किया तो मैसूर से 2 लोग आए थे, यहाँ से भी कोई साहब आने वाले थे, वो नहीं आ सके। औरंगाबाद से भी एक साहब आने वाले थे। अभी मैं मंगलुरु के एक साहब का एक बड़ा अमाउंट मुंबई में फंस गया था, तो उसको हमने कोशिश की एक साहब को लोकल में लगा के, तो उनके निकल गए पैसे, मटेरियल भी निकल गया उनका। तो एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम अकेले तरक्की करके कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि इस वक्त की जो सरकार है और आने वाले ज़माने में क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो अगर हम खुद पूरी इज्तिमाइयत के साथ मजबूत रहेंगे तो कोई हिला नहीं पाएगा चीज़ों को। दूसरी चीज़ ये है कि हम लाइबिलिटी बनते मत जाएँ इस गवर्नमेंट पे, इस सरकार पे या मुल्क पे, बल्कि हम देने वाले बने। अल्लाह ताला जगह जगह कहता है, और कहा कि अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज़्यादा बेहतर है। कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ज़कात के बारे में बार बार जो जिक्र हुआ है, ज़कात देने वाला कैसे ज़कात कौन देगा? आखिर जिसके पास बचेगा वो ज़कात देगा। अगर ज़कात के कुरान में इतनी जगहों पे मकामात पे तज़किरा हुआ है तो इसीलिए हुआ है। अब रही बात ये कि जो हमारा एक करने का तरीक़ा है, देखिए बिजनेस हम कर रहे हैं तो तरक्की तो होगी ही होगी अगर हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे मोहतरम ने कहा कि आपको सेल्स का और दूसरी चीज़ों का एक्सपर्टाइज़ है, ऐसे मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह के लोग आज अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमारा माइंडसेट तब्दील हो। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ अपने दिमाग को ले जाना पड़ेगा।
किसी चीज़ की कोई हद नहीं है ना। लामहदूद चीज़ें हैं। आप हैदराबाद में बिजनेस कर रहे हैं, हैदराबाद से निकलेंगे तो आपके बहुत सारे यहाँ पे अजला हैं तेलंगाना के अंदर, फिर हैदराबाद, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, फिर गुजरात के बाहर और निकल जाइए, फिर विदेशों में घूम जाइए। किसी चीज़ की हद नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने दिमाग को तैयार करें। बेशुमार किताबें हैं, द सीक्रेट और क्या ना क्या, बहुत सारी किताब की दिमागों से किस तरह से खेला जा सकता है। अगर हमने अपने माइंड को और अपने मनी को खुद इस्तेमाल करना नहीं सीखा है तो दोनों चीज़ें हमारी इस्तेमाल करती हैं हमको। एक थ्योरी आई रोटी, है ना, ROTI, रिटर्न ऑन टाइम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं बिजनेस कंसल्टेंसी देता हूँ। बिजनेस शुरू किया तो जो कुछ भी शऊर था उस हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। पहले आलिम, फिर डॉक्टर, फिर बिजनेस। तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं मैच नहीं कर रही चीज़ें। लेकिन चूँकि SIO में रहा, और एक SIO में हम लोग क्या प्रोग्राम करते थे जो चंदा लेने जाते थे, तो बहुत बार लोग बड़ी टेढ़ी निगाह से देखते थे कि यार क्या हर महीने पहुंच जाते हैं, ये मुहिम वो मुहिम। तो मुझे एक शौक़ पैदा हुआ, यार इस लायक अल्लाह बना दे कि हम किसी मकाम पे हैं तो वहाँ SIO को ना चंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम खुद अपने पैसे से करेंगे। जब बीमस करने क्लिनिक किया कुछ दिन 6-8 महीने, तो समझ में आ गया कि ये मेरा काम नहीं है। हम क्यों ना कुछ देने वाले बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और फिर 2013 में कंपनी शुरू किया। तब से अल्हम्दुलिल्लाह 4 कंपनियां शुरू करके मैं अपने दूसरे भाइयों को हवाले कर चुका हूँ। जब हमने रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाबस्तगी हुई, हमारे मिर्ज़ा अफजल बेग साहब अक्सर बुरामों में कहते, मैं पहले कर रहा था और जब कंसल्टेंसी लिया तो मुझे लगा कि यार बिजनेस किसको कहते हैं, अब समझ में आया। अभी तक तो मजाक कर रहा था। और जबकि उनकी ख़ुद की कंपनी है, मशीनरी बनाते हैं मसाला पीसने की, और 15 कंट्रीज़ में सप्लाई है। तो मुझे लगा 15 कंट्री में सप्लाई करने वाला अगर आदमी ये बोल रहा है कि मैं अभी तक मजाक कर रहा था, तो हम तो शायद और भी बड़ा मजाक कर रहे होंगे अपने बिजनेस के साथ। तो चलिए हम भी जुड़ जाते हैं। तो IBA करके, इंडियन बिजनेस एडवाइजरीज करके, मुंबई बेस्ड एक फ़र्म है, उससे वाबस्ता हुआ मैं। उसी से वो भी ले रहे थे, और अब मेरा ये 1 साल जुलाई में पूरा हो गया उनसे कंसल्टेंसी का। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक तो माइंडसेट पहले चेंज हुआ। देखिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ तो होना ही होना है। हमने 50 लाख का बिजनेस किया, साल भर में 10 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ, तो शायद हमारे अखराजात 5 लाख के होंगे। तो 5 लाख तो धंधे में लगेगा तो ग्रोथ तो होगा ही होगा। लेकिन जो एनर्जी और जो चीज़ें हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कौन सोचेगा। होगा क्या कि हमारा जो सर्कल है, मेरे दोस्त हैं, 4 लोग हैं, उनके बीच में मैं शायद ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ तो खुश हैं हम, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ग्रो करना चाहिए था, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग, या हम कहाँ पे अपने नुकसान उठा रहे हैं, कहाँ पे गलत तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा सेल्स का कैसा होना चाहिए, हमारी परचेजिंग कैसी होनी चाहिए, जिस प्रोडक्ट में हम काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को और कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, हमारी जो कंपनी चल रही है उस कंपनी को हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल कैसे कर सकते हैं, हमारा बजट कैसे बनना चाहिए, हमें अगले साल सेल का क्या देखना है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को वो कंसल्टेंट कराते हैं। हमारे दरमियान भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ज़रूर कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, इसलिए कि कहीं ना एक मेंटर की ज़रूरत होती है। अभी मैं रॉ मटेरियल में पहले से डील कर रहा हूँ, जो कच्चा माल बनाते हैं हम ट्रॉली बैग के लिए। फिर एक ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना मैं जो है फिनिश प्रोडक्ट में जाना चाहिए, एक ब्रांड बनाऊँ, एक ब्रांड खड़ा हो। शुरू कर दिया हमने। कंसल्टेंट से मेरी ज्वाइनिंग होके 2 महीने हुए होंगे, तब तक मैं बैग का काम चालू कर चुका था। फिर मैंने कहा उनसे कि सर मुझे एक सेल्समैन चाहिए, उसकी हायरिंग में मदद कीजिए। तो उन्होंने, तब तक हमारा एक तरह से ऑपरेशन चल रहा था कि कंपनी किस पोजीशन में है, क्या हमने अभी तक किया है, हमारा स्टॉक कितना है, हमारा कितना बाहर पैसा हुआ, रिसीवेबल क्या है, पेएबल क्या है, कितना स्टॉक है, वर्किंग कल्चर क्या है, वगैरह वगैरह करके। तो उन्होंने बोर्ड पर पूरा स्ट्रक्चर बना के समझा दिया कि आपको बैग का बिजनेस नहीं करना चाहिए। मैं उनकी बात नहीं माना। मैंने कहा सर आप जो फंडा बता रहे हैं ना, इस फंडे से करूँगा तो मैं कभी भी 1 से 2 बिजनेस कर नहीं सकता।
तो उन्होंने कहा मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, समझाना मेरा काम था, मैंने बता दिया आपको। फिर हमारे एक दोस्त हैं खालिद कमाल रूमी, IIM इंदौर के प्रोडक्ट हैं वो, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BTech की, अलीगढ़ के MU SIO के प्रेसिडेंट थे उस ज़माने में। वी गार्ड में मार्केटिंग स्ट्रेटजी के वाइस प्रेसिडेंट रहे और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया। फिर उनसे मेरी बातें होती रहती हैं, महीने 2 महीने में बिजनेस को लेकर कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो जब उनसे बातें हुई तो मैंने कहा यार कुछ MBA से हम चाह रहे थे कि एक कुछ इंटर्नशिप में मिल जाते हैं लोग, सुना है सस्ते में कुछ अच्छा काम हो जाता है। तो बोला बिल्कुल हो जाता है, करना चाहिए। मैंने कहा आइडिया बताइए। तो बोले मार्केट रिसर्च करा सकते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ही खाली बनाने वाले हैं, तो उसके लिए एक मार्केट रिसर्च होता है। तो उसके बारे में मैंने समझा भाई होता क्या है ये। तो उन्होंने पूरी तफसील बताई मार्केट रिसर्च में, प्रोडक्ट को लेके, मार्केट को लेके, कंज्यूमर को लेके, हमारा जो वेंडर्स होते हैं उनको लेके, हमारे जो सप्लायर होते हैं उनको लेके, इन सारी चीज़ों को एक सर्वे करके, बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो काम करती हैं, उनसे करा के फिर आप इस नतीजे पहुँच सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी बैग का काम हम कर रहे हैं, करना है मुझे, तो जाहिर सी बात है स्कूल बैग भी है, कॉलेज के लिए भी है, लैपटॉप बैग भी है, लेडीज़ के बैग भी हैं, और भी बहुत सारे बैग हो सकते हैं। तो क्या सारे बैग में जाना चाहिए, न किसी एक को लेकर चलना चाहिए? कौन सी मार्केट में जाएँ जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो? शायद हैदराबाद में प्रॉफिटेबिलिटी के मुकाबले में विशाखापट्टनम में ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हैदराबाद में कोई सप्लाई करना, वहाँ सप्लाई करना है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। लेकिन बात करते करते लास्ट में फिर इस नतीजे पे पहुँचे, उन्होंने मुझे कहा बैग का बिजनेस आप फ़ौरन बंद कर दीजिए। तो दिमाग की बत्ती थोड़ा जली। मैंने कहा यार ये कंसल्टेंट ने भी ये बात कही थी 6-8 महीना पहले, यही बात ये भी कह रहे हैं। तो मैंने फोकस उस पर फ़ौरन कम किया। जो मेरा रॉ मटेरियल काम है उसमें एक मशीन और बढ़ाया, स्टाफ बढ़ाया, और हमने कहा अब इसको पहले बढ़ाते हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा कि आप, जो कि बीच में डिजिटल मार्केटिंग के लिए बात हुई, तो मैंने कहा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई बंदा चाहिए यार। तो बोले क्या बजट है? मैंने कहा 5,000 महीना दे देंगे। तो मैंने कहा आपने अब तक तो ढूंढा होगा ना कुछ। हमने कहा कोई 25 से नीचे मिल नहीं रहा है। तो जब हम लोग 2-4 महीने के बाद आए तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आप जो बात कर रहे थे कि 5,000 में डिजिटल मार्केटर मिलना चाहिए, 25 से भी नीचे कोई मिल नहीं रहा है, तो एक चटियल मैदान है आपका, एक खेत, उसमें जाके आप 1 लीटर बॉटल पानी डालोगे और दूसरे दिन फिर जाके डालना है, तो क्या होगा, तब तक वो पानी सूख चुका होगा। यानी जो आपने एनर्जी लगाई वो भी वेस्ट हो गया। इसलिए ब्रांड ऐसे नहीं बनता है, उसके पीछे बड़ी एनर्जी, बड़े पैसे, बहुत सारे सलाहियतों के लोग लगने वाले हैं जो आपके पास कहाँ से आएंगे? उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा लाने की मशीन आपके पास जो थी उसको आप सुलग करके दूसरा काम करने जा रहे हो। जिसमें थोड़ी बहुत मास्टरी आ गई है उसको और बढ़ाइए, उसमें से पैसा कमा के फिर दूसरा काम करना है आगे। 2 साल का टारगेट कीजिए या 5 साल का टारगेट कीजिए, जो करना है आप उसको बनाएं, और सोच रहे हैं कि मुझे इस कंपनी को 1 साल में यहाँ तक पहुँचा देना है या 2 साल तक यहाँ तक पहुँचा देना है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो कंसल्टेंसी का यह फ़ायदा। उन्होंने फिर मिसालें दी। वी गार्ड को बताया कि भाई उसने 15 साल तक सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइज़र बनाया, और स्टेबलाइज़र के बाद दूसरे प्रोडक्ट में जब घुसा, जब उसका टर्नओवर 200 करोड़ पर एनम हो गया। बोले चलिए वी गार्ड पुरानी कंपनी होगी, बोट को ले लीजिए। बहुत सारे लोगों ने उसका हेडफोन वगैरह इस्तेमाल किया होगा। बोट कंपनी अभी 2018 में शुरू हुई, उसने भी अपना टर्नओवर 200 करोड़ जब पार किया है, तब उसने स्मार्ट वॉच और दूसरी चीज़ें भी लॉन्च किया है। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए, चाहे हमारे प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे हमारी मार्केटिंग को लेके हो, हमारा सेल्स को लेके हो, हमारे अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लेके हो, ये सारी चीज़ों के लिए हमें ज़रूर इस तरह की चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम अपना माइंडसेट चेंज करें, हमें बड़ा बनना है, बड़ा काम करना है। जैसे मोहतरम ने एक बात कही कि हमें इंडस्ट्री में घुसना चाहिए। प्रोडक्शन में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी हुई है। अगर मुझे कोई कहे कि यार ये ट्रेडिंग करना है, तो शायद मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लूँगा। दुकानदारी करनी है, उसमें तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। दुकान छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ और काम नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आपने प्रोसेस सेट कर दिया एक बार, तो आप हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ डालते रहिए, बढ़ाते रहिए, काम होता रहेगा। अभी विवेक बिंद्रा के एक वीडियो में जल्दी सुन रहा था कि डी मार्ट जो है, डी मार्ट शायद यहाँ भी होगा, हैदराबाद में भी इस वक्त तकरीबन उसके 200 आउटलेट हैं, 200। तो उन्होंने पूरा उसकी केस स्टडी बताई है
कि किस तरह से डी मार्ट बिग बाज़ार के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसने स्टोर बनाए ऐसी जगहों पे जो ज़मीन सस्ती हो। दूसरा, वो अपने रैक के जो है किराया लेता है, जहाँ पे सामान रखे जाते हैं उनके जो रैक होते हैं उसका किराया बोलता है भाई आपको अच्छी जगह पे रखना है तो उसका किराया ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो ग्राहक घुसेगा तो तुम्हारा माल लेगा, नहीं तो कहीं बैक साइड में रखा रहेगा तो फ़ायदा नहीं है। फिर बोले जो है कि वो मान लिया बोलेगा भाई तुम क्रेडिट कितना दे रहे हैं, उसने कहा कि एक महीने क्रेडिट दे रहे हैं, बोलेगा ठीक है तुम रेट थोड़ा और कम करो, मैं तेरे को एक हफ्ते में पैसा देता हूँ। वहाँ रेट तोड़ा, किराया भी लिया, फिर एक बार्गेन करके यहाँ रेट तोड़ा, फिर बोला अच्छा तुम्हारा महीने कैपेसिटी कितना है, इतना बना सकते, तुम पूरा माल हमको दे दो, एडवांस पैसा लेता हूँ और रेट तोड़ो। अभी बोलते हैं ना डी मार्ट में चीज़ सस्ती मिलती है, तो सस्ती किस तरह से मिलती है। और जो चीज़ आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी कि कहीं से हम ले लेते पड़ोस से, तो अपनी गाड़ी लेके जाते वहाँ पे 20,000 की मार्केट करके लेके आते हैं। तो 2,000 की जगह उस जो ग्राहक 2,000 का सामान लेने वाला था वो ग्राहक 20,000 का सामान ले रहा है। और वो राजस्थानी है, उसका मालिक और ब्रोकर था पहले, ये आपके क्या बोलते उसमें स्टॉक एक्सचेंज में, है ना। तो हमें केस स्टडीज़ सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और कंसल्टेंसी लेने के बाद ये लगा मुझे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें फॉलो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने फिर उस पर थोड़ा लिखना भी शुरू किया, यूसुफ भाई को भेजता हूँ तो शायद बहुत सारे लोगों को भेज भी देते हैं। और उस लिखने का नुकसान ये हुआ कि अब बहुत जाना पड़ रहा है। अभी जमात ने वहाँ हमारे मुंबई में बुला लिया कि आप आइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आपको बात करनी है। तो कोशिश यही है कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो दूसरों तक पहुँचाएँ। तो उस पर माइंडसेट चेंज कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, अपने जो साथ में लोग हैं उनको तरक्की दिलाइए। और उसमें भी ये बात याद रखिए कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपने बेटे के बारे में कि अल्लाह मेरी औलाद डूब रही है, तो अल्लाह ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारी औलाद नहीं है। तुम्हारी औलाद कौन है? जो तुम्हारे साथ हैं उस कश्ती में। हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे मामू का लड़का है, ये मेरे फूफे का लड़का है, ये मेरे खाला का लड़का है, इसको लाओ जरा लाता हूँ, इसको जरा लाओ लाता हूँ। वो कंपनी को डुबा देते उल्टा। घूमने वाले को आप लाएंगे तो वाकई वो कंपनी को घुमा देगा। हम उनको देखें, हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ऐसे कौन से यंगस्टर हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जो इस मिल्लत के लिए एक बड़ा सरमाया बन सकते हैं। ऐसे लोगों पे मेहनत करनी है। शायद उनको देख के वो घुमक्कड़ लोग भी थोड़ा एनर्जी ले पाएँ कि हाँ नहीं नहीं यार चलो मेरे साथ वो ऐसा था, अभी ऐसा हो गया है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। उनको मोटिवेट करते रहें, उनको एनर्जी देते रहें, लेकिन उनके पीछे अपना टाइम और पैसा वेस्ट ना करें। जो मैंने पहले कहा था कि रोटी हमेशा याद रखने की चीज़ है कि जो हम टाइम लगा रहे हैं उसके बदले में रिटर्न क्या मिल रहा है, जो हम पैसा लगा रहे हैं उसके बदले में क्या मिल रहा है। दो ही चीज़ें हैं। कहा जाता है कि टाइम और पैसा हर एक का कीमती है। 24 घंटे सबको मिले हुए हैं, 24 घंटे के अलावा तो किसी के पास टाइम है नहीं। 24 घंटे को 48 घंटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जैसे बंदे ढूंढने पड़ेंगे, तभी तो 24 को 48 घंटा बना सकते हैं। 2 हाथ को 4 हाथ करना है तो हमें बंदे चाहिए, उसके लिए हायरिंग करनी पड़ेगी, उन पर एतमाद करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ग्रोथ हो जाएगी। अब मैं लास्ट में एक वो है फ़लसफ़ा है वो भी कि हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रांग मैन, स्ट्रांग मैन क्रिएट गुड टाइम क्रिएट वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम, है ना। बादशाह का बेटा जो है उसको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है तो फिर वो धीरे धीरे बादशाहत ख़त्म होती है, बुरा ज़माना आ जाता है। फिर शायद वो औलादें फिर से उनको जब हार्ड टाइम मिलता है तो फिर मेहनत करके फिर वो गुड टाइम करते हैं। लेकिन अगर जो उसूल हैं उन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो ऐसा नहीं होता है। अभी लेटेस्ट मैंने किसी आर्टिकल में कहीं पे पढ़ा कि मुकेश अंबानी की बेटी यूएस में कहीं पे पढ़ रही थी तो किसी से तकरार हो गई उसकी, तो उसने उसको डांटा अपने कोलीग को और कहा तुम मुझसे बात कर रहे हो, अभी मेरी चार्टर्ड फ्लाइट आने वाली है मुझे लेने के लिए। वो बात मुकेश अंबानी को मालूम पड़ी जो भी ज़रिए से। मुकेश अंबानी ने चार्टर्ड फ्लाइट नहीं भेजा, उसको बोला तू अपने हिसाब से टैक्सी पकड़, एयरपोर्ट जा, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ आ, फ़्लाइट नहीं जाने वाली यहाँ से। तो बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है।
उसके बेटे ने किसी चपरासी के साथ बहुत गलत बिहेव किया, पूरी महफिल को बुला के अपने बेटे को कहा माफ़ी मांगो इससे। यही है वो जो हमको बड़ा बनाते हैं, है ना। तो इन चारों चीज़ों को फॉलो करना है। और ये चंद बातें थी, बाकी आपको कुछ कोई सवाल जवाब रहेगा तो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह बॉम्बे के ताल्लुक़ से, या और किसी को कुछ बात हो। बाकी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह देता हूँ नंबर, आप HDP वाले मोहतरम को भी, आपको अगर एक्सपोर्ट के लिए चाहिए तो मौज़म नायक नाम है उनका, वो कंसल्टेंट है उसके। और गारमेंट से में अगर बांग्लादेश से करना है तो हमारे मुफ़्तिकुल इस्लाम साहब रिफ़ा के ज़िम्मेदार हैं, यूसुफ भाई के पास भी नंबर रहेगा, उनसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।